हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी के जी एस एस। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। यह वीडियो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में, जो सभी एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है। साथ ही साथ यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, जिन लोगों का सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, राजनीतिक विज्ञान है। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे इस चैनल को, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को भी, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हमारे सिलेबस में दिया गया है। अगर हम बात करें यूजीसी नेट की, यूजीसी नेट में यूनिट 7 में आपका यूनिट 7 में दिया गया है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय और संविधिक निकाय दोनों अलग अलग होते हैं। संवैधानिक निकाय वह होते हैं जिनका संविधान में शुरू से उल्लेख किया गया हो, संविधान में जब हमारा संविधान बना तो उसका उल्लेख किया गया हो, या फिर जो बाद में किसी संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए हों, जैसा हमारा पंचायती राज व्यवस्था जोड़ा गया है, तो क्या होता है, वो भी हमारा संवैधानिक निकाय होता है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा कानून के माध्यम, संविधान संशोधन के माध्यम से नहीं पास किया जाता है, वैसे ही पास कर दिया जाता है, तो वो क्या होगा, संवैधानिक निकाय नहीं होता है, वो एक संविधिक निकाय होता है। अगर किसी विधि के द्वारा पारित किया जाता है, संविधिक निकाय होता है। और यदि बिना किसी विधि के, जैसे कोई कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट जो मंत्री होते हैं, उनके द्वारा कोई आदेश पारित करके किसी संस्था का गठन कर दिया जाए, तो ना संवैधानिक निकाय होता है और ना ही संविधिक निकाय होता है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। तो योजना आयोग क्या है? योजना आयोग भी इसी तरह का एक आयोग है, तो संवैधानिक आयोग नहीं है। तो आप इन चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा कि कहाँ कौन सा संवैधानिक निकाय है, कौन सा संविधिक निकाय है। तो आगे देखते हैं कि इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है। इसका उल्लेख जो हमारा किया गया है वो अनुच्छेद 148 से 151 के मध्य किया गया है। और किस भाग में किया गया? भाग 5 में ही इसका उल्लेख किया गया है। किस भाग में? भाग 5 में उल्लेख किया गया है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। तो बाद में हम आपको आर्टिकल 148, 150, 149, 151 में सब के बारे में बताएंगे क्या क्या दिया गया है। पहले उसके बारे में डिटेल में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं आपको देने का, कि जिससे आपको समझ में आ जाए क्या होता है ये भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो इसे हम शॉर्ट टर्म में बोले तो इसे कैग भी कहा जाता है। कैग मतलब CAG कैग। कैग का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो होता है भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है। जो भारतीय लेखा परीक्षण मतलब जो भारत में लेखा का परीक्षण किया जाता है सरकारी विभागों में, या जो ऐसे उनको नामित होते हैं उसके लिए, तो उनका एक क्या होता है, मुखिया होता है। तथा उसके साथ ही साथ यह लोक वित्त का संरक्षक होता है। लोक वित्त मतलब जो पब्लिक का रुपए है, लोक मतलब पब्लिक, जनता का जो रुपया है उसका ये संरक्षक होता है। इसके अलावा संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। एक कहा गया संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है, लेकिन इसके हाथ में वास्तव में कुछ होता नहीं है। ये सब कुछ डिपेंड करता है सरकार पे। बस केवल ये क्या करता है, ये पोस्टमार्टम का काम करता है कि सारा कुछ हो जाए, सारा काम, उसके बाद पोस्टमार्टम कर देगा, हाँ भैया ये सब कुछ समाप्त हो गया। बाकी का काम ये अपनी रिपोर्ट जो तैयार करेगा वो कहाँ ले जाके देगा, वो देगा संसद में लोक लेखा समिति के पास जाएगा, वो लोग उसकी जांच करेंगे, उसमें सही पाया जाता है तो ठीक है, संसद में बहस का मुद्दा बन जाएगा। यही सब होता है, जनता के सम्मुख आ जाता है, बाकी कोई कर नहीं पाता है कुछ। केवल इसका निर्णय क्या करेगी, निर्णय केवल इसकी जनता ही करती है। जो अगर कहीं पे घोटाला होता है, कुछ भी होता है, तो निर्णय इसकी जनता ही करेगी। आगे है इसका नियंत्रण केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर। मतलब इसका नियंत्रण जो होता है, मतलब ये केंद्र और राज्य के लेखाओं की जांच करता है। आगे है, ये इम्पॉर्टेंट ये भी है कि कैग, सुप्रीम कोर्ट, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग को भीमराव अम्बेडकर ने, ये कौन कौन सी संस्था हैं? ये 4 संस्थाएं, जो कैग है हमारा, सुप्रीम कोर्ट, निर्वाचन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग को भीमराव अंबेडकर जी ने भारत सरकार का रक्षक कहा है, कि यही जो संस्थाएं हैं वो भारत सरकार की रक्षक हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो कैग का नियुक्ति और कार्यकाल होता है वो क्या होता है। कैग का नियुक्ति और कार्यकाल क्या होता है? तो कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कैग की नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के सामने
कैग का जो मुखिया होता है, अध्यक्ष होता है, वो राष्ट्रपति के सम्मुख शपथ लेता है। इसका कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले आए। यदि 6 वर्ष पहले होता है मतलब 65 वर्ष की आयु उसने नहीं प्राप्त की, और जैसे वो नियुक्त हुआ कब? वो नियुक्त हुआ 58 साल में। 58 साल में कोई कैग का अध्यक्ष बना तो 58 साल से वो 65 साल के मध्य 6 साल अपना पूरा कर लेगा, तो 6 साल पूरा कर लेगा। लेकिन अगर वो बनता है 64 साल की उम्र में कैग का अध्यक्ष, तो क्या होगा? वो आपके जो 65 वर्ष पहले आ जाएगा, मतलब 1 साल में रिटायर हो जाएगा। 65 वर्ष पहले, इसी का मतलब कहा गया है कि 6 वर्ष और 65 वर्ष जो भी पहले आता है वो वहीं तक रहेगा, मतलब उतनी ही उसका कार्यकाल होगा। अगर वो त्यागपत्र देना चाहे तो किसको दे सकता है? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र लिखित संबोधित के माध्यम से दे सकता है। उसी दिन से उसका पद रिक्त माना जाएगा। आगे देखते हैं, उसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भांति ही हटाया जा सकता है। जैसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जाता है, कैसे हटाया जाता है? दोनों सदनों के विशेष बहुमत से हटाया जाता है। उसी तरह से इसको भी दोनों सदनों के विशेष बहुमत से इसकी दुर्व्यवहार या अयोग्यता के आधार पर प्रस्ताव पास करके उसे हटाया जा सकता है। आगे देखते हैं इनकी स्वतंत्रता, मतलब इनको स्वतंत्रता कैसे प्राप्त होती है। नहीं तो अगर ऐसा काम करेंगे, सरकार के खिलाफ कोई ऐसा लाएंगे, ऐसे एक बार हुआ था तो सरकार काफ़ी नाराज़ हो गई थी, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। जब स्वतंत्रता उसको प्राप्त है तो कहाँ सरकार कुछ कर पाएगी? या तो दोनों सदनों को पूर्ण बहुमत से पास कर दो, तब उसको हटा दो। क्या आधार, आप क्या आरोप लगाओगे? वो तो जनता जानेगी। तो इसलिए हटाना इतना आसान भी नहीं होता है इनको, तो इसीलिए इनको कुछ स्वतंत्रताएँ दी गई है संविधान की तरफ से। तो पहला शब्द क्या है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं होगा। मतलब ये राष्ट्रपति के प्रसाद का पात्र नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहें अपना प्रसाद इसको ना दें, उसके बाद जब चाहे दे दें, तो ऐसा नहीं है। तो राष्ट्रपति जब चाहेगा तब इसको हटा नहीं सकता है। और अपना पद छोड़ने के बाद अन्य पद ग्रहण नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो पद छोड़ता है तो उसको अगर सरकार के पक्ष में रहेगा तो लालच दी जाएगी कि आपको हम राज्यसभा का सदस्य बना देंगे, ये बना देंगे, राज्यपाल बना देंगे, वो बना देंगे। तो ये सब चीज़ें नहीं हैं कि अगर वो अपना पद छोड़ता है तो कोई और पद ग्रहण नहीं करेगा। ये साफ साफ उल्लेख किया गया। नहीं तो क्या होता है कि लालच दे दिया जाता है। अब तो ऐसा हो रहा है कि राज्यसभा सदस्य बना दिया जा रहा है, जैसे हमारे इसके पहले चीफ जस्टिस साहब थे, उनको भी बनाया गया। तो लोगों को अब बनाया जा रहा है सदस्य। उसके बाद है वेतन भत्ता भारत की संचित निधि पर भारित होगा। पूछा जाता है कि किसका किसका वेतन और भत्ता भारत की संचित निधि पर भारित होगा, या इनका वेतन कहाँ पर भारित होता है? तो इनका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। इसके बाद है कोई मंत्री ना तो इनका प्रतिनिधित्व करता है और ना संसद में इनकी कार्य की जिम्मेदारी लेता है। मतलब जो एक कार्य करते हैं, लोक महालेखा परीक्षक या कैग के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। प्रतिनिधित्व केवल वो स्वयं करता है और वो अपने कार्य की जिम्मेदारी स्वयं उसकी है। ठीक है, संसद में इनकी कोई कार्य की जिम्मेदारी नहीं लेता, कोई इनसे उतना मतलब नहीं रहता है। आगे देख लेते हैं इनकी कर्तव्य और शक्तियाँ क्या क्या हैं। इनके कर्तव्य क्या हैं और इनकी शक्ति क्या है। तो कर्तव्य और शक्ति में पहला जो है भारत की संचित निधि, जो भारत के संचित निधि में जिसमें रुपए जमा किया जाता है, जिसमें रुपए रहता है, प्रत्येक राज्य की संचित निधि मतलब जितने राज्य हैं और संघ शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा हो वे संबंधी लेखाओं की परीक्षा करता है। मतलब जहाँ पर विधानसभा है और भारत और राज्य की दोनों की संचित निधि, जहाँ विधानसभा है वहाँ पे संघ शासित क्षेत्र की जो लोक लेखा की परीक्षा करता है। अगला पॉइंट है प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से सभी व्यय। तो प्रत्येक राज्य की जो आकस्मिकता निधि होती है, जो फंड होता है कि कोई अगर आकस्मिक घटना हो गई, जैसे तूफान आ गया, चक्रवात आ गया, तो फंड रिलीज करना है, वो आकस्मिकता निधि जो होती है वो लोक लेखा से जो सभी व्यय होते हैं उनकी ये जांच करता है। आगे है राष्ट्रपति राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण को भी लेखा परीक्षा कर सकता है। यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल कैग से कोई निवेदन करते हैं या कैग से कहते हैं कि आप इस प्राधिकरण की जांच कीजिए, तो कैग उसकी जांच करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो स्थानीय निकाय का मतलब क्या हुआ? पंचायती राज। जो हमारे पंचायती राज व्यवस्था चाहे नगर पालिका की हो और चाहे क्षेत्र पंचायत जो ग्राम पंचायत वाला है।
आगे है ए अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंपता है। ए अनुच्छेद 151 में कहा गया है कि जो कैग होगा वो अपनी रिपोर्ट को किसको सौंपेगा, राष्ट्रपति अगर केंद्र का मामला है तो राष्ट्रपति को, अगर राज्य का मामला है तो राज्यपाल को सौंपेगा। अगला पॉइंट है कर शुल्क के शुद्ध आगमों का निर्धारण और प्रमाणन करता है। तो कर और शुल्क का जो शुद्ध आगम आते हैं उनका निर्धारण कहाँ पे ये जाना चाहिए, कहाँ पे नहीं, उसको भी प्रमाणित करता है कि ये सही मद में गया है, सही मद में खर्चा हुआ, सही मद में आया कि नहीं, ये बताता है। और बाकी तो होता ही रहता है। अगला पॉइंट है राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन और अनुरक्षण करता है। जो राज्य सरकार है उनके लेखाओं का संकलन करेगा और उनको देखता भी है। अगला पॉइंट है 1976 में केंद्रीय सरकार के लेखाओं के संरक्षण और संकलन कार्य से मुक्ति इनको मिल गई, क्योंकि लेखाओं का लेखा परीक्षण से अलग कर लेखाओं का विभागीकरण कर दिया गया। तो अब लेखाओं के संरक्षण से इनसे मतलब नहीं रह गया। आगे है कैग की रिपोर्ट को लोक लेखा समिति परीक्षण करती है। तो ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। कैग की सबसे पहले तो किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया, किस भाग में, ये पूछा जाता है। और कैग की रिपोर्ट को कौन परीक्षण करता है, लोक लेखा समिति परीक्षण करती है। लोक लेखा समिति में टोटल अगर सदस्यों की बात करें, टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 आपके किसके होते हैं, लोकसभा के, और 7 आपके राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो ये है लोक लेखा समिति जो इसका परीक्षण करती है। अब इनकी भूमिका देखते हैं, इनकी भूमिका है क्या आखिर। तो यह संसद का एजेंट और संसद के प्रति जिम्मेदार होता है। संसद का एजेंट होता है और संसद के प्रति ही जिम्मेदार होता है। संसद को अपनी रिपोर्ट देता है, क्योंकि संसद कौन है, संसद भारत के जनता द्वारा चुनी गई सभा एक होती है। फिर आगे है स्वयं अपना लेखा परीक्षा संहिताओं तथा नियमावली की रचना करता है। मतलब इसको जो लेखा परीक्षा करनी है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, तो उसकी सारी नियमावली जो है ये स्वयं बनाता है। कौन बनाता है, कैग ही बनाता है, अपनी स्वयं बनाता है, कोई इसकी नियमावली को नहीं बनाता है। आगे है अगला पॉइंट, अन्य लेखा परीक्षा को पूरा करने के लिए कार्यकारी सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। जो अन्य लेखा परीक्षा हैं उनको पूरा करने के लिए इसको जो कार्यकारी सरकार होगी, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उससे अनुमति लेनी पड़ेगी। और एक और पॉइंट है, जिस प्रयोजन हेतु धन का वितरण उसी में खर्च। तो मतलब कि अगर दिया गया है धन, किस में दिया गया है, मान लो मनरेगा में दिया गया है, मनरेगा में 1000 करोड़ रुपए दे दिया गया कि मनरेगा में 1000 करोड़ रुपए खर्चा होंगे, मनरेगा के अंतर्गत जो भी काम किए जाएंगे। लेकिन पता चला मनरेगा में 500 करोड़ रुपए खर्चा हुए, 500 करोड़ खर्चा हुए, 500 करोड़ बचा। तो सरकार ये सोचे कि इस रुपए को हम मनरेगा में ना खर्चा करके किसी और योजना में खर्चा कर दें, किसी आवास योजना में खर्चा कर दें। तो ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होगा तो गलत होता है और उसकी जांच करती है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। फिर आगे है गुप्त सेवाओं में व्यय कैग का लेखा परीक्षक सीमा से निर्धारित करता है। मतलब यदि कोई ऐसा व्यय जो सेना के लिए किया गया हो या कोई सैन्य सामान का उपकरण खरीदा गया हो, कुछ अन्य चीज़ें जो गुप्त हैं इन पे लागू होता है। कुछ इनकी सीमा को कंट्रोल करता है कि वहाँ पे जांच करने के लिए ज़्यादा योग्य नहीं है, वहाँ पर जांच नहीं कर सकते हैं, ऐसा है। आगे है खर्च किए गए व्यय का ब्यौरा नहीं मांग सकती। तो खर्च कहाँ किया गया इसका व्यय का ब्यौरा नहीं मांग सकती, परंतु सक्षम प्रशासनिक अधिकारी को प्रमाण पत्र स्वीकार करना होता है। आगे है व्यय के बाद केवल लेखा परीक्षा। मतलब यही मैंने बताया, व्यय होने के बाद केवल लेखा परीक्षा करती है। कब, जब व्यय हो जाएगा सारा, तब उसके बाद वही मैंने बताया ना कि पोस्टमार्टम केवल करती है। पोस्टमार्टम ये करेगी कि जब सारा व्यय हो जाएगा तब, उसके पहले कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। 1 साल जब हो जाएगा, पूरा व्यय सरकार ने कर दिया, कहाँ किया क्या नहीं किया, तो उसकी परीक्षा करती है। आगे है कैग का भारत के संचित निधि से धन निकासी पर कोई नियंत्रण नहीं। मतलब जो भारत के संचित निधि से धन निकाला जाता है उसका कोई नियंत्रण कैग का नहीं होता है। अगला है कैग तथा निगम। जो कैग हैं और निगम जो हमारे हैं उनके संबंध में क्या इनकी भूमिका होती है उसको देखते हैं। तो सार्वजनिक निगमों में कैग की भूमिका सीमित होती है। तो सार्वजनिक जो निगम हैं उनमें इनकी भूमिका सीमित है। कुछ निगमों में लेखा परीक्षा पूर्ण रूपेण कैग ही करता है। तो कुछ ऐसे हैं निगम, जैसे दामोदर घाटी निगम हो गया, और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, एयर इंडिया एंड इंडिया एयरलाइंस कॉरपोरेशन आदि, इनकी जो परीक्षा करता है वो कैग करता है। बाकी सार्वजनिक निगम जो हैं उनकी भूमिका इसमें सीमित कर दी गई है, यदि कहा जाएगा तो करते हैं। आगे आप देखेंगे
कि कुछ अन्य निगमों की लेखा परीक्षा निजी आकांक्षकों से कैग की सलाह पर, जैसे कुछ अन्य निगमों की परीक्षा हुई निजी आकांक्षकों के माध्यम से, यदि कैग से सलाह लेगा केंद्र और उसके बाद नियुक्त की जाएगी निजी आकांक्षक जो उसकी क्या करेंगे, लेखा परीक्षा करेंगे, जैसे केंद्रीय भंडारण निगम की, औद्योगिक वित्त निगम आदि की। तो ऐसा किया जाता है, निजी आकांक्षक भी उस पर क्या करते हैं, परीक्षा करते हैं। कुछ अन्य निगम की पूरी तरह निजी लेखा परीक्षा, जैसे कुछ अन्य निगम हैं जिनकी निजी लेखा परीक्षा की जाएगी, स्वयं उनके द्वारा कराई जाएगी, जैसे जीवन बीमा निगम हो गया, आरबीआई हो गया, एसबीआई हो गया, भारतीय खाद्य निगम हो गया, इनकी सबकी निजी लेखा परीक्षा कराई जाती है। आगे है, सरकारी कंपनियों में लेखा परीक्षा की भूमिका सीमित होती है। कैग की सलाह पर सरकार द्वारा निजी आकांक्षकों की नियुक्ति की जाती है। 1988 कैग का कार्यालय के एक अंग के रूप में लेखा परीक्षा बोर्ड की स्थापना, एक अध्यक्ष 2 सदस्य कैग द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये था कैग से संबंधित, लेकिन इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिसको हम देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 48 में कहा गया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 149 में कहा गया कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियाँ, और 150 में संघ तथा राज्यों के लेखाओं के प्रकार जिनकी ये जांच करेगा। और आकांक्षण प्रतिवेदन, मतलब अपना जो जांच करेगा उसका प्रतिवेदन किसको देगा, राष्ट्रपति या राज्यपाल को। केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल को अपना प्रतिवेदन देगा और उसकी फिर जाँच की जाती है लोक लेखा समिति द्वारा। तो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।